साथियों, आज हम लोग नव उदारवाद पे चर्चा करेंगे और न्यू लिबरलिज्म इसको कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में नव उदारवाद कहते हैं। आपने क्लासिकल लिबरलिज्म तो सुना ही होगा, जॉन लॉक का नाम तो सुना ही होगा। 17वीं शताब्दी के अंत में पूरे यूरोप में उदारवादी जो चिंतन था उसका काफ़ी प्रभाव हो गया था और 18वीं शताब्दी आते आते तो अनेक विचारकों ने इस उदारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उदारवादी जो चिंतन था, क्लासिकल लिबरलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो क्लासिकल लिबरलिज्म वास्तव में मूलतः व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देता था और ये मानता था कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का व्यवधान राज्य को नहीं डालना चाहिए, या अगर बहुत सामाजिक हित में जरूरी हो तो बहुत ही कम से कम कानून बना के व्यक्ति की स्वतंत्रता को परिमार्जित किया जाए। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, जिसको परंपरागत हम उदारवाद कहते हैं, परंपरावादी उदारवाद कहते हैं, उसमें 17वीं शताब्दी से ये जॉन लॉक से शुरू होता है और आगे चल के तमाम विचारकों द्वारा ये आगे बढ़ता है। और इसका मूल क्या था? मूल था व्यक्ति की स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता का भाव ये था कि न केवल इसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई थी, बल्कि जिन चिंतकों ने इसको आगे बढ़ाया, जिसमें एडम स्मिथ का नाम आता है या और भी विचारकों का नाम आता है, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रयोग किया। और उस आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग करने का जो उनका दृष्टिकोण था वो ये था कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो स्वतंत्रता उसको आर्थिक क्रियाकलापों पे मिलनी चाहिए। और इस प्रकार से जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, वो क्लासिकल लिबरलिज्म न केवल व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, बल्कि वो व्यक्ति के आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात करता है। और उसका मूल भाव ये है, जिसको हम यद्भाव्यम के सिद्धांत से नाम जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में लेजेस फेयर की थ्योरी कहा जाता है, जिसका भाव ये होता है कि जिसको जैसा मन करे वो वैसा अपना राजनीतिक क्रियाकलाप करे और राज्य उसमें जरा भी कोई हस्तक्षेप न करे। तो ये जो लेजेस फेयर की थ्योरी है, यद्भाव्यम की जो थ्योरी है, जिसको जैसा भावे वैसा वो आर्थिक क्रियाकलाप करे और राज्य उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, ये क्लासिकल लिबरलिज्म की भावना थी। तो क्लासिकल लिबरलिज्म मूलतः व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों पर भी बल देता है और व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों पर भी, आर्थिक क्रियाकलापों को भी किसी प्रकार राज्य के बंधन से मुक्त करना चाहता है। मूल भाव क्लासिकल लिबरलिज्म का ये है। लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म की धारा चलती रही और ये धारा आगे चल के अवरुद्ध हुई जब विश्व युद्धों का सिलसिला शुरू हुआ। और जब विश्व युद्धों का सिलसिला शुरू हुआ तो खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा महसूस किया जाने लगा कि ये बात अब बहुत मुश्किल है। और उसका कारण क्या था कि व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों को अगर छोड़ दिया जाए, अनरेगुलेटेड छोड़ दिया जाए, अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो राज्य के लिए एक बड़ी समस्या का विषय हो जाता था कि वो रिकंस्ट्रक्शन कैसे करे, सोशल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करे। जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विभीषिका हुई समाज में, जिसमें कि सामाजिक पुनर्निर्माण करने की नहायत जरूरत पड़ी, उस सामाजिक पुनर्निर्माण को किस प्रकार से संपादित किया जाए, ये इसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। और तब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खास तौर से ये दृष्टिकोण आया कि अगर वास्तव में हमें अपने व्यक्ति को सुखी बनाना है, अपने समाज को सुखी बनाना है, समाज में व्यक्ति रहते हैं और दृष्टिकोण तब भी वही था कि व्यक्ति को सुखी बनाना है, तो राज्य को व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों पे भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा।
क्योंकि बहुत सारे ऐसी क्रियाएं थीं जिसमें राज्य के हस्तक्षेप की अपेक्षा की, जैसे कि भवन बनाना, रोड बनाना, या बड़े बड़े कल कारखाने लगाना, या विमान चलाना, या पोर्ट चलाना, या और भी बहुत सारे कार्य थे जो शांति व्यवस्था के इतर थे। उसमें ये माना गया कि राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाकलापों में भी समाज के बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में खास तौर से जो परिवर्तन हुआ दृष्टिकोण में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मूल रूप से जो भाव आया वो ये आया कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रबल हो गई, और ऐसा माना जाने लगा कि अगर वास्तव में लोक कल्याण, जन कल्याण, व्यक्ति कल्याण तक के उद्देश्य तक हमें पहुंचना है तो राज्य को प्रभावी ढंग से जीवन में आर्थिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। बहुत ज्यादा विस्तार बने जाते हैं क्योंकि हम लोग का मूल जो है वो तीसरा बिंदु है अध्ययन का, और वो है नव उदारवाद। 1970 के बाद, ये 50 से लेकर 70 का जो दशक था, इसमें राज्य समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्य और इस प्रकार की तमाम अवधारणाओं के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। 1950 से लेकर 1970 का दशक, ये 20 साल का जो पैच है, ये राज्य समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर रहा। खूब फले फूले, राज्यों ने खूब हस्तक्षेप किया। उस हस्तक्षेप के चलते बहुत सारा राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं पे भी राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को राज्य ने नियमित किया। भारत में आप जानते हैं कि भारत भी उसी समय स्वतंत्र हुआ तो 1947 में, और स्वतंत्रता के बाद से भारत में भी भले ही हमने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन भारत में भी हमने बहुत सारा जो सोशलिस्टिक पैटर्न था सोसाइटी का, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट हुआ, या उसके बाद से और भी बहुत सारे भूमि जो सुधार कानून थे उनका संरक्षण हमने जो अपनी अनुसूचियों में किया, संविधान की अनुसूची में, नवी अनुसूची में किया। और इस प्रकार से आगे चल के आप देखते हैं एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये आते आते 1969 का काल हो गया। और 1970 के दशक तक तो अभी भारत में उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, चलता रहा राज्य का हस्तक्षेप, लेकिन विश्व के स्तर पे ऐसी मान्यता बनने लगी कि अब राज्य को समाज के आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ऐसा महसूस किया गया 1970 के दशक, 1970 आते आते पूरे विश्व में ये धारणा विद्वानों में, राजनीतिज्ञों में, पूंजीपतियों में, व्यापारियों में, पत्रकारों में, बहुत सारे लोगों में ये एक मत है कि बनने लगा कि राज्य को अब आर्थिक क्रियाकलापों से फिर विड्रॉ कर लेना चाहिए और मार्केट को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए छोड़ देना चाहिए, स्पर्धा के लिए खोल देना चाहिए। और इस प्रकार से 1970 के बाद से एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो लिबरलिज्म, परंपरागत उदारवाद की मूल भावना थी, जिसमें व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता दोनों की बात कही गई थी, लगभग उसकी आत्मा को 1970 के दशक के बाद से पुनः आर्थिक जगत में, सामाजिक जगत में, राजनीतिक जगत में आंदोलनों के द्वारा, चिंतन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, मूल्यों के द्वारा पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नव उदारवाद की अवधारणा है वो वास्तव में परंपरागत उदारवाद का जो आर्थिक पक्ष था उसका एक प्रकार से रीअसर्शन है आज के आधुनिक युग में, जो ये कहता है कि अब राज्य को मार्केट में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मुक्त व्यापार इसको करने देना चाहिए। तो मुक्त व्यापार की जो अवधारणा है, नियो लिबरलिज्म की जो अवधारणा है, एक तो मूल रूप से मुक्त व्यापार की है, और इसके लिए मुक्त व्यापार के लिए उसने कहा कि जो मार्केट है, जो हमारा मूल क्षेत्र है मार्केट, जिसमें कि हम सामान बेचते हैं, उस बाजार में, और इसीलिए इसको बाजारवाद का भी नाम दिया गया है कि बाजारवाद। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी नव उदारवाद की बात हो
तो 1970 का दशक याद रखिएगा, पहली चीज कि कब ये शुरू हुआ एक तरीके से पूरे विश्व स्तर पे। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो परंपरागत क्लासिकल लिबरलिज्म है उसका जो आर्थिक घटक था उसका रीअसर्शन है 1970 के आसपास। और उसमें जो तीसरी बात ध्यान रखने की है वो ये है कि उस असर्शन में व्यक्ति का कहीं उल्लेख नहीं था। उस रीअसर्शन में, नव उदारवाद में व्यक्ति केंद्रित नहीं है। नव उदारवाद क्या केंद्रित है? बाजार केंद्रित है। नव उदारवाद व्यापार, मुक्त व्यापार केंद्रित है। और इस प्रकार से नव उदारवाद में ये दो चीजें मूल है कि बाजार में स्पर्धा होने दीजिए, प्रतिस्पर्धा होने दीजिए। व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है वो एक अलग चीज है, लेकिन बाजार में व्यक्ति के अलावा भी जो लोग भी स्पर्धा में आते हैं, आज जानते हैं कि 1970 के दशक आते आते अब व्यक्ति तो बहुत छोटा एंटरप्रेन्योर होकर रह गया है। बहुत बहुत बड़े बड़े व्यापारिक संगठन, प्रतिष्ठान और बड़े बड़े व्यापारिक अभिकरण मैदान में कूद पड़े, जिसको हम कारपोरेट वर्ल्ड कहते हैं। और उनसे व्यक्ति उनसे क्या मुकाबला करेगा। लेकिन जो न्यू लिबरलिज्म में खास बात है वो ये है कि वो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पे उतना उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी किस पर दिलचस्पी है? उसकी दिलचस्पी है कि बाजार पर दिलचस्पी है, कि बाजार को एकदम खोल दिया जाए। व्यक्ति भी आइए मैदान में, लेकिन हम एक कारपोरेट के रूप में हम भी मैदान में आते हैं। व्यक्ति हमसे स्पर्धा करे, राज्य उसमें हस्तक्षेप न करे। तो ये एक शिफ्ट आप देख रहे हैं कि अक्सर छात्रों को एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई उदारवाद में और नव उदारवाद में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तो नव उदारवाद व्यक्ति मूलक उदारवाद नहीं है। क्लासिकल लिबरलिज्म व्यक्ति मूलक उदारवाद था, वो व्यक्ति पे फोकस करता था, व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों पे फोकस करता था। लेकिन जो हमारा नव उदारवाद है वो व्यक्ति को दरकिनार करके जो आर्थिक खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े कारपोरेट ग्रुप्स हैं, उनके हितों की बात करता है और मुक्त व्यापार और पूरे बाजार की बात करता है। और कहता है कि बाजार में प्रतियोगिता होने दीजिए और राज्य को इस प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब ये तो हुआ फ्रेमवर्क जिसमें कि हमने ये देखा कि किस तरीके से जो हमारा नव उदारवाद है वो नव उदारवाद कैसे हुआ और किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो नव उदारवाद है, इस नव उदारवाद की कुछ खास बातें अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इस नव उदारवाद की क्या खास बातें हैं, कुछ दो चार बातें आप बताइए हमें। तो नव उदारवाद की जो सबसे खास बात है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नव उदारवाद बाजार और मुक्त व्यापार, इस पर सबसे ज्यादा बल देता है। वो कहता है कि पूरा विश्व एक बाजार है। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश में 1990 में अगर आपको जरा भी ध्यान हो तो एलपीजी की स्कीम्स, एलपीजी आई हमारे देश में। एलपीजी का मतलब वो गैस नहीं है जो कि हम घरों में जलाते हैं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। तो एलपीजी टर्म याद रखिएगा, आसानी रहती है बातचीत करने में, कहीं आप उल्लेख करेंगे तो मान्य है एलपीजी। तो एलपीजी का जो युग हमारे देश में शुरू होगा वो क्या कहता है? वो यही तो कहता है कि भारत को पूरे विश्व के बाजार के लिए खोल दीजिए, और विश्व भी पूरे भारत के लिए खुला हुआ है। तो एक प्रकार से हम इंटीग्रेट हो गए। ग्लोबलाइजेशन, केवल ग्लोबलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ कि साहब ग्लोबलाइजेशन तो हमारे देश में शुरू से रहा है। हमने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। लेकिन आज के भाव में और तब हमारे भाव में एक दूसरा भाव था। पूरे वसुधा को हम कुटुंब मानते थे, परिवार मानते थे, परिवार में कोई स्पर्धा नहीं होती है। लेकिन आज का जो नियो लिबरल युग है वो ग्लोबलाइजेशन की जब बात करता है तो वो ग्लोब को एक बाजार के रूप में देखता है। वो कहता है कि पूरे बाजार को खोल दीजिए, पूरे ग्लोब को खोल दीजिए, किसी भी देश को कहीं भी जाने दीजिए, वहाँ टैरिफ बैरियर्स मत लगाइए। और इस प्रकार से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कर दीजिए। आप अपने यहाँ कोई बैरियर मत लगाइए, हमको अपने सामान बेचने दीजिए आपके यहाँ, हम आपके उत्पादकों से स्पर्धा करेंगे। हाँ, प्राइवेटाइजेशन, और आप हटिए, राज्य हटे, हमको व्यक्तिगत लोगों को आने दीजिए,
जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको आने दीजिए मार्केट में, राज्य अपने को विड्रॉ करे। बहुत सारे कार्यों को विकासशील देशों में आप जानते हैं राज्य करते हैं क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट से अपने को बधा महसूस करते हैं, लेकिन नियोलिबरलिज्म कहता है कि आप हटिए और प्राइवेट प्लेयर्स को आने दीजिए। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक बाजार, खुले बाजार, व्यापक बाजार की और एक मुक्त व्यापार की परिकल्पना करता है जो व्यक्ति केंद्रित नहीं है, जो कि एकदम स्वतंत्र है। दूसरी चीज जो हमें इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब राज्य को हम कहते हैं कि आप सारे चीजों में प्राइवेट लोगों को आने दीजिए, तो इसमें एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये हो जाता है कि राज्य से हम ये कह रहे हैं कि आप नीति तो बनाओ, नीति बनाने का काम आपका है, राज्य करे, लेकिन जो सेवा प्रदाता है, सर्विस डिलीवरी जिसको कहते हैं, ये काम आप मत करिए। राज्य सर्विस डिलीवरी का काम न करे, राज्य नीतियां बनाए, नीतियां बना के छोड़ दे। उन नीतियों का अनुपालन कौन करेगा? उन नीतियों के आधार पे प्राइवेट खिलाड़ी, कारपोरेट्स, बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेस वर्ग। तो ये 1990 में जो भारत में उस समय मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी थी, आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह जी हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन लोगों की जोड़ी ने भारत को इस प्रकार से नव उदारवाद के द्वार में एक प्रकार से प्रवेश करा दिया, और तब से आज तक वो प्रक्रिया जारी है। वो रोल बैक तो हो नहीं सकता, एक बार हम वर्ष से इंटीग्रेट हो गए तो इंटीग्रेट हो गए। अब उसी का जो भी सरकारें आती हैं उनको उसी कदमों पे चलना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। वर्तमान सरकार भी उसी पर चिन्हों पे चल रही है, उसमें भी वो रोल बैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये कहा जाता है कि भाई इसमें राज्य वास्तव में केवल नीतियां बनाए, सेवा प्रदाता का इसमें कोई भी भूमिका न निभाए। सेवा प्रदाता जो है वो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जो होने दीजिए। तो ये दो चीज हुई। तीसरी चीज जो नव उदारवाद में हमको दिखाई देती है महत्वपूर्ण, वो नव उदारवाद में तीसरी चीज ये दिखाई देती है कि जो राज्य का शासन होता है, आप जानते हैं कि राज्य हर जगह शासन करता है और वो शासन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से किया जाता है, और बहुत सारे विकास कार्यों को ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हमारी सरकारें अंजाम देने की कोशिश करती हैं। तो जब ये कहता है कि भाई राज्य प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दे, राज्य केवल नीतियां बनाए और सेवा प्रदाता जो है अभिकरण प्राइवेट हाथों में सौंप दे, तो ये आपको तीसरी चीज की तरफ क्या इशारा कर रहा है? ये तीसरी चीज की तरफ ये इशारा कर रहा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सरकारें हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो नौकरशाही मूलक जो व्यवस्था है, नौकरशाही मूलक व्यवस्था जो है, इसको खत्म करिए, और इसको खत्म करके आप जो है एक एंटरप्रेन्योर सेंट्रिक जो है एपरेटस ले आइए, अर्थात ऐसे ऐसे लोगों को ले आइए जो कि समाज में कुछ करना चाहते हैं, अर्थात नए नए जो ऊर्जावान व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, समुदाय हैं, जो कि समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। ये नौकरशाहों को हटाइए आप। तो ये नौकरशाही मूलक व्यवस्था का अंत करके और एक प्रकार से एंटरप्रेन्योर सिस्टम की स्थापना किया जाए, जिसमें कि बहुत सारे गैर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल जो सेक्टर्स हैं वो अपनी सहभागिता कर सकें हर प्रकार के कार्यों में, सर्विस डिलीवरी में भी और विकास के कार्यों में भी। तो विकास का कार्य राज्य न करे, और इस प्रकार से हम कहते हैं कि रोल बैक ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य वापस जाओ। जैसे एक नारा चला था ना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन वापस जाओ, उसी प्रकार से नव उदारवाद का नारा है कि राज्य तुम वापस जाओ। वापस कहाँ जाओ? वहीं जाओ जहां से तुम आए थे, अर्थात इंडिविजुअलिस्ट या एनार्किस्ट
या लिबरलिस्ट का जो अप्रोच था कि राज्य को व्यक्ति के समाज के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, वहीं तुम लौट जाओ और पूरी मार्केट को छोड़ दो। ये मार्केट आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं समाज में, राज्य में, इसको आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए और आपसे इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये नव उदारवाद किसी भी सीमा, किसी भी तरह से जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसको प्राप्त करना चाहता है। और इस आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अगर उसको राजनीतिक स्वतंत्रता का एक प्रकार से समर्पण भी करना पड़े, राजनीतिक स्वतंत्रता को खोना भी पड़े, तो राजनीतिक स्वतंत्रता खोने की कॉस्ट पे भी एक प्रकार से हमारा ये जो नव उदारवाद है ये चाहता है कि हम वास्तव में नव उदारवाद को लागू किया जाना चाहिए। और इस ये चार चीजें मूल रूप से आप याद रखिएगा। पहली चीज कि ये मार्केट सेंट्रिक अप्रोच रखता है कि राज्य एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिस व्यवस्था में कि मार्केट्स का बोलबाला हो, जिसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता हो और मुक्त व्यापार हो। दूसरी चीज ये कहता है कि भाई राज्य को केवल नीतियां बनानी चाहिए और सर्विस डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार से तीसरी चीज ये कहता है कि नौकरशाही का खात्मा हो जाना चाहिए और राज्य बहुत ही जब सीमित हो जाएगा तो नौकरशाही भी बहुत सीमित हो जाएगी, उसकी भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी और उसके स्थान पर जो बड़े पूंजीपति हैं, जो कारपोरेट हाउसेस, एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम कहते हैं, उनका बोलबाला होना चाहिए। वही उन्हीं के माध्यम से काम सरकार का भी बहुत सारा होना चाहिए। और चौथी चीज कि ये आर्थिक स्वतंत्रता पे बहुत ज्यादा बल देते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देने के कारण हम देखते हैं कि बहुत सारा जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उस पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वास्तव में जो कुछ भी आर्थिक स्वतंत्रता हमारी है वो आर्थिक स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन क्या हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को भी नव उदारवाद कोई तरजीह देगा? उसके लिए भी क्या कोई चिंता करता है या नहीं करता है? और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है कि नव उदारवाद से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नव उदारवाद बहुत सारी ऐसी चीजों के प्रति आंख बंद कर लेता है जो कि हमारे जैसे समाजों में, विकासशील जैसे समाजों में बड़ा ही घातक हो सकता है। और इसलिए आइए देखते हैं कि नव उदारवाद की क्या आलोचनाएं की जा सकती हैं, क्या कुछ इसकी आलोचना हो सकती है, क्या आलोचना की जा सकती है। लेकिन नव उदारवाद की आलोचना के तो बहुत सरल तरीके हैं करने के, जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और पहली चीज तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने कंट्री के दृष्टिकोण से देखें या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के दृष्टिकोण से, विकासशील देशों के दृष्टिकोण से देखें, तो सबसे पहला खतरा तो हमको यही लगता है कि ये जो नव उदारवाद है ये आम आदमी, जिसको हम कह सकते हैं कि गरीब आदमी है, उपेक्षित है, मार्जिनलाइज्ड है हमारे समाज में, इस आम आदमी का क्या होगा जो सड़क पे कहीं बिस्तर बिछा के या चादर बिछा के लेट रहा है, रात किसी तरह से काट रहा है, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है पता नहीं, एक समय खा रहा है कि दोनों समय खा रहा है। आफ्टर ऑल वो भी तो हमारे ही देश के लोग हैं। क्या हम उनकी चिंता करेंगे या उनको मार्केट के भरोसे छोड़ देंगे कि ठीक है आपको बाजार में जाइए, आपको काम मिले न मिले, खाना मिले न मिले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो एक दृष्टिकोण की बात है, कोई कहेगा हाँ साहब ठीक है उनको मरने दीजिए, लेकिन क्या वास्तव में ये एक संतुलित दृष्टिकोण है कि हम अपने समाज के इस प्रकार के गरीब और उपेक्षित और कमजोर लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें, या उनकी भी हमें केयर करनी पड़ेगी? और मुझे ऐसा लगता है कम से कम विकसित देशों को इस बात का इल्म नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ इस प्रकार की भूखमरी, उनके यहाँ इस प्रकार की गरीबी, उनके यहाँ इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन हमारे जैसे विकासशील देशों में तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने सभी लोगों को कम से कम 2 जून भर पेट खाना दे सकें, उनको रहने का निवास का स्थान दे सकें और उनके थोड़ी बहुत सुख सुविधा का ध्यान रख सकें, शिक्षा का, चिकित्सा का, इसका ध्यान रख सकें। तो नव उदारवाद हमारे लिए इसलिए चुनौती लेके आया है कि अब हम नव उदारवाद से पीछे नहीं जा सकते। ये बात आपको भी स्पष्ट है और हम सभी लोगों को स्पष्ट है। लेकिन क्या नव उदारवाद
पे हम कुछ लगाम रखेंगे या उसको अनप्रतिबंधित छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि विकासशील देशों में एक सबसे बड़ी चुनौती नव उदारवाद को लेकर ये है। दूसरी चुनौती जो मुझे लगती है नव उदारवाद को के बारे में, वो ये लगती है कि ये जो एक प्रकार से सरकार को कहता है कि साहब आप बिल्कुल मार्केट को खोल दीजिए, मार्केट को छोड़ दीजिए, स्वतंत्र स्पर्धा होने दीजिए। तो सवाल यह है कि सरकार अगर केवल नीति निर्माण तक ही अपने को सीमित कर लेगी और सर्विस डिलीवरी अर्थात नीतियों के लागू करने को प्राइवेट प्लेयर्स के हाल पे छोड़ देगी, तो ऐसा लगता है कि सरकार बहुत सारा चीजें आउटसोर्स करेगी। भाई हम जब नीति बनाएंगे, हमें कुछ करना है नहीं, हमें केवल नीति बनाना है, सरकार है और हमें सब कुछ करवाना दूसरों से है। तो दूसरों में कौन कौन लोग आएंगे? दूसरों में सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं और स्वैच्छिक समुदाय भी हो सकते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और इस प्रकार से सरकार के पास एक आउटसोर्स्ड मैकेनिज्म होगी कि वो अपनी क्रियाओं को धीरे धीरे दूसरों को दे दे और दूसरों से करवाने की कोशिश करे। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एनजीओ एकदम से कुकुरमुत्ते की तरह से पूरे देश में जन्म ले चुके हैं और वो बहुत सारे सरकारी कार्यों को, बहुत सारे सरकारी सेवाओं को अंजाम देते हैं। सरकार उनको ग्रांट देती है, तो ग्रांट सरकार देती है, तो ग्रांट पैसा किसका होता है? वो आपका, हमारा पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। लेकिन उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कौन करता है? प्राइवेट एजेंसीज करती हैं जो अकाउंटेबल ही नहीं है। सरकार अधिक से अधिक उनकी ग्रांट रोक देगी, लेकिन उस पैसे का उन्होंने सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, क्या किया, इस पर हमारी आपकी कोई पकड़ नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार जो है अपने को असहाय महसूस कर सकती है, क्योंकि अब उसके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं रहेगी कि वो अपनी क्रियाओं को अंजाम दे सके। तो वो अपनी क्रियाओं को तो अंजाम दे नहीं सकती। अपनी क्रियाओं को अंजाम देने के लिए उसे दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना है, और दूसरों की कृपा पर निर्भर रहने का मतलब ये है कि वो जाहिर है कि अपने को असहाय महसूस करेगी। वो दूसरे कैसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नहीं करते हैं तो सरकार क्या कर लेगी? उनका अधिक से अधिक उनको वित्तीय उनको प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन सरकार की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है सरकार के पास? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सरकार, जाहिर है कि जब हम रोल बैक की बात किया है तो सरकार भी छोटी हो जाएगी, सरकार के कर्मचारी, अधिकारी सब लोग छोटे हो जाएंगे, और जब कम संख्या में हो जाएंगे तो वो ऐसे जो मशरूम ग्रोथ होगी प्राइवेट संगठनों की सर्विस डिलीवरी के लिए, उस पर वो नियंत्रण भी कैसे रख पाएंगे? अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि सरकार की असहायता के अतिरिक्त जो मेन समस्या हमारे समाज में आती है वो ये आती है कि आर्थिक क्रियाकलाप जब होते हैं, व्यक्ति करता है, तो कहा जाता है कि साहब सरकार जो है उस पर टैक्स लगाती है। और जब ये बड़े बड़े कारपोरेशंस, बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब सरकार को अपने चंगुल में इस तरह से शिकंजे में ले लेंगे कि वो सरकार पूरी उनकी कृपा पे आश्रित हो जाएगी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भी और सेवा प्रदाता के रूप में भी, तब सरकार की नीतियों को भी वो डिक्टेट करेंगे। सरकार केवल नीति निर्माता ही नहीं रह जाएगी, बल्कि सरकार को नीति निर्माण के क्षेत्र में प्राप्त स्वायत्तता पे भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाएगा। और सरकार की नीतियां भी फिर कौन लोग डिक्टेट करेंगे? वो वही लोग डिक्टेट करेंगे जो पूरे मार्केट पे नियंत्रण रखे हुए हैं, जो पूरे व्यापार पे नियंत्रण रखते हुए हैं। और इस प्रकार से हम एक ऐसे लोकतंत्र में लौटेंगे जो वास्तव में लोकतंत्र कम और व्यापारिक तंत्र ज्यादा होगा। अरस्तु ने इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन की परिकल्पना नहीं की थी। अरस्तु ने कहा था कि राजतंत्र होगा, अधिनायक तंत्र होगा, अच्छा और बुरा, कुलीन तंत्र होगा अच्छा, धनिक तंत्र होगा बुरा, लोकतंत्र होगा, भीड़ तंत्र होगा, अच्छा और बुरा। उसने 6 प्रकार की परिकल्पना की थी। लेकिन आज अब मैं आपको एक 7वीं क्लासिफिकेशन की संकेत दे रहा हूँ कि इसकी बहुत बड़ी संभावना है और न्यू लिबरलिज्म इसका कारण हो सकता है। और वो ये है कि हम धीरे धीरे एक प्रकार से नए परिवेश में, नए लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र तो संचालित होगा। हम और आप चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन हमारे आपके चुनाव लड़ने पे, हमारे आपके निर्णयन पे, हमारे आपके नीतियां बनाने पे सरकार के रूप में
व्यापार तंत्र का पूरा शिकंजा कायम रहेगा और इस प्रकार से हम लोकतंत्र नाम के रह जाएंगे, वास्तव में हम एक व्यापार तंत्र होके रह जाएंगे, जिसमें कि पूरा व्यापारी वर्ग और व्यापारी प्रतिष्ठान हमारी नीतियों और हमारी क्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करेगा। तो मित्रों, ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में और लोकतंत्र के खास तौर से जो उभरती हुई प्रवृत्ति नव उदारवाद है उसके बारे में आपको कुछ संकेत देने की चेष्टा की है। इस पर प्राय प्रश्न आते रहते हैं। आशा है कि अब आप जब किसी प्रश्न को नव उदारवाद के संदर्भ में हैंडल करेंगे तो शायद आपको थोड़ी आसानी होगी। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।